महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, जो हमारे देश के एक प्रमुख ऋषि थे जिनका नाम था दयानंद सरस्वती जी, हाल ही में उनकी जयंती हुई है। इसलिए पीआईबी का आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पीआईबी की न्यूज़ अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो चलिए देखते हैं कि दयानंद जी के बारे में किन चीज़ों को हमको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है और किन चीज़ों को छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस है नहीं। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ को। तो सबसे पहले अगर हम न्यूज़ को देखें तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, कब थी? 26 फेब को थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम इनके बर्थ की बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था। तो 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। तो इस बात को याद रखना है। कब हुआ था? 12 फेब 1824 को दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था, पहली चीज। अब डेट इतना याद नहीं रखना है। कहाँ पर हुआ था? टंकरा, गुजरात में हुआ था, एक ब्राह्मण फैमिली में। तो दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में गुजरात के टंकरा में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। अब बॉर्न ड्यूरिंग मूल नक्षत्र, इसलिए इनका नाम रखा गया था मूल शंकर तिवारी। इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनका नाम रखा गया था मूल शंकर तिवारी। अब यहाँ पर दो आपको टर्म मिलेंगे जो समझने लायक हैं। पहली चीज कि नक्षत्र या कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। देखिए, हमको पता है कि जब हम आकाश में देखते हैं तो जो भी स्टार्स हैं वो एक साथ होकर एक विशेष प्रकार का पैटर्न बनाते हैं। जैसे आप ऐसे देखोगे तो आपको आकाश में तारे दिखाई देंगे और तारे एक विशेष प्रकार का पैटर्न बनाएंगे। इसी पैटर्न को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन या नक्षत्र। सामान्य तौर पर देखे जाते हैं 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। हम अगर अपनी पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि कहा जाता है कि जो नक्षत्र हैं 27, ये चंद्रमा की कन्याएं थी और ये दक्ष की कन्याएं थी और जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। तो वो एक अलग धार्मिक मामला है, हम उस पर नहीं जाएंगे। मूल नक्षत्र का सामान्य तौर पर ये मतलब है कि हमारा कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वहाँ पर एक नक्षत्र का कॉन्सेप्ट आता है। नक्षत्र क्या है? जो भी स्टार्स या तारे होते हैं वो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं, उसी को बोलते हैं नक्षत्र। इसी नक्षत्रों में एक नक्षत्र का नाम है मूल नक्षत्र। कहा जाता है कि अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो कुछ उस पर नकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई देंगे। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र पे हुआ है तो उसके स्वभाव कुछ अलग आपको दिखाई देगा तथा भविष्य में उसका स्वास्थ्य जो है, जो उसकी हेल्थ है, वो बहुत अच्छी नहीं रहती है। इसलिए जब बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो सामान्य तौर पर भारतीय संस्कृति में आप देखोगे कि पूजा पाठ की व्यवस्था की जाती है। कहा जाता है कि नक्षत्र शांत कराने वाली जो पद्धति है, व्यवस्था है, वो होती है। तो खैर, इसको कभी अलग से नक्षत्र को या कॉन्स्टिलेशन जितने भी बनते हैं हम उसको विस्तार से अलग से कभी अगर टाइम मिला तो कवर करेंगे। अब देखिए, इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनका नाम था मूल शंकर तिवारी। आगे देखते हैं। एन एसेटिक फॉर 15 ईयर्स, 15 वर्ष तक इन्होंने सन्यासी का जीवन व्यतीत किया था। कब से कब तक? 1845 से 1860 तक, लगभग 15 वर्ष तक या 15 वर्ष का जो इन्होंने अपने जीवन का समय था वो एक सन्यासी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए व्यतीत किया था। आगे देखते हैं। इनकी एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है तो ये है, किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का मतलब है, सत्यार्थ मतलब सत्य प्लस अर्थ, यानी सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला ही क्या कहलाता है? सत्यार्थ प्रकाश कहलाता है। तो इस बात को याद रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश का मतलब क्या हुआ? सत्य अर्थ प्रकाश, यानी सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला। अब इस किताब में क्या था? जो भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो भी विचार थे, जो भी व्यूज थे, उन पर इस किताब में उनके बारे में लिखा गया है। तो याद रखना, इनकी किताब पूछी जाती है कि दयानंद सरस्वती जी के विचारों का संकलन आपको कहाँ मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा सत्यार्थ प्रकाश में। तो ये बुक का नाम जरूर याद रखिएगा। अब हमको अगला जो पॉइंट देखना है, इनका भारतीय समाज पे कंट्रीब्यूशन क्या था या भारतीय समाज में इनका कंट्रीब्यूशन हमको देखना है। तो ये एक भारतीय दार्शनिक थे,
इंडियन फिलोसफर थे, साथ ही साथ एक सामाजिक नेता भी थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आर्य समाज के फाउंडर थे। यानी आर्य समाज जो आज भी आपको बहुत जगह मिलेगा, उसके फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आगे अगर हम देखें आर्य समाज क्या था, तो आर्य समाज क्या था? ए रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ वैदिक धर्म। देखिए, दयानंद सरस्वती जी वैदिक में बड़ा भरोसा था, यानी वैदिक जो लिटरेचर था उस पर, ऋग वैदिक पीरियड जो था उस पर इनका बड़ा फोकस रहता था, और ये कहते थे कि भारत के सबसे बड़े ज्ञान के स्रोत वेद हैं। इसलिए इन्होंने आगे चलकर नारा भी दिया कि गो बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो ये उसी वैदिक धर्म की बात कर रहे थे जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कुरीतियाँ नहीं थी, सभी समान थे, किसी भी प्रकार की कोई क्लास नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई कास्ट थी, लेकिन वो ऑक्यूपेशन के बेस्ड पर थी। तो सामान्य तौर पर ये उस वैदिक समाज की बात कर रहे थे जहाँ पर सब समान थे। तो इसलिए इन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना की। ये एक प्रकार का रिफॉर्म मूवमेंट था वैदिक धर्म, यानी वैदिक धर्म में जो भी समस्याएं आ गई थी उनके में सुधार करने वाला एक मूवमेंट कौन सा था? एक मूवमेंट ये वाला था, आर्य समाज। साथ ही साथ फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज एस इंडिया फॉर इंडियंस इन 1876। देखिए, सबसे पहले आर्य समाज ने ही स्वराज का नारा दिया था। जब अंग्रेज भारत में थे तो सबसे पहले आर्य समाज ने, या आप कह सकते हो दयानंद सरस्वती जी ने ही स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था और कहा था इंडिया फॉर इंडियंस, यानी भारत भारतीयों के लिए है। कब कहा था? 1876 में। तो हमारे नेशनल मूवमेंट का आधार बनेगा क्या? हमारे नेशनल मूवमेंट का आधार बनेगा स्वराज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्वराज का शब्द का सबसे पहले किसने दिया था स्वराज शब्द को? तो वो दिया था आर्य समाज ने। आगे देखते हैं, जो फर्स्ट आर्य समाज इन्होंने यूनिट स्थापित की थी वो स्थापित की थी बॉम्बे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने जो आर्य समाज की पहली यूनिट स्थापित की थी वो बॉम्बे में स्थापित की थी। आगे चलकर इसका हेडक्वार्टर इन्होंने लाहौर में इस्टेब्लिश किया था। तो याद रखना कि इन्होंने आर्य समाज की पहली यूनिट कहाँ पर स्थापित की? बॉम्बे में स्थापित की। हेडक्वार्टर आगे चलकर इन्होंने कहाँ बनाया? तो हेडक्वार्टर इन्होंने लाहौर में बनाया था। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, अब इनके कुछ जो समाज के प्रति इनका जो नज़रिया था वो समझते हैं। देखिए, अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, ये चाहते थे कि समाज में कोई भी क्लास ना हो, कोई भी वर्ग ना हो, साथ ही साथ कोई भी जाति ना हो। मतलब जाति का ये जो जन्म के आधार पर कास्ट वाले सिस्टम का ये विरोध करते थे, ये ऑक्यूपेशन के आधार पर जो वैदिक एरा में था उसका समर्थन करते थे। तो ये क्या चाहते थे? अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि एक भारत बन जाए, अ यूनाइटेड इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर भारत में क्लास होगी, गरीब और अमीर का अंतर होगा, कास्ट होंगी, तो क्या यूनिटी होगी? नहीं होगी। और भारत ने एकता के अभाव के कारण कई नकारात्मक प्रभाव अपने इतिहास में झेले हैं। इसलिए दयानंद सरस्वती जी चाहते थे कि एक क्लासलेस और एक कास्टलेस सोसाइटी बने। क्यों? ताकि भारत एक हो सके। देखिए, टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेदास, इन्होंने जो भी ये प्रेरणा ली, इंस्पिरेशन ली, ये वेदों से ली थी। गेव द स्लोगन बैक टू द वेदास, ये इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और वेदों के अध्ययन से ये इतने अधिक प्रभावित हो गए कि इन्होंने नारा दिया गो बैक टू द वेदास, या वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कहा कि पहले जो हमारी समाज का, हमारे जीवन का आधार वेद थे, इसलिए जीवन बहुत बेहतर था। फिर हम अचानक भटक गए और हमारे जीवन का आधार वेद नहीं रहे, और जैसे ही हमारे जीवन के आधार वेद नहीं रहे तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगी। इसलिए इन्होंने नारा दिया गो बैक टू द वेदास, या वेदों की ओर लौटो। आगे देखते हैं, इनका एजुकेशन सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन है दयानंद सरस्वती जी का। देखिए, आपने डीएवी कॉलेज सुने होंगे या डीएवी स्कूल सुने होंगे। तो डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स टू रियलाइज द विजन ऑफ दयानंद सरस्वती जी। आज भी भारत में आप कानपुर की बात करो तो वहाँ भी शायद डीएवी कॉलेज है, और भारत के बहुत सारे स्थानों पर डीएवी कॉलेज मिलेगा। डीएवी का फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। यहाँ पर सामान्य तौर पर दयानंद जी के जो विज़न था उसी को ध्यान में रखकर एजुकेशन दी जाती है। अब
ये नाम याद रखना, महात्मा हंसराज। क्यों याद रखना है? क्योंकि जो फर्स्ट डीएवी स्कूल था उसकी स्थापना महात्मा हंसराज जी ने की थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिविल सर्विसेज में। और कहाँ पर की थी? लाहौर में की थी। तो इस बात पर विशेष फोकस करना कि जो पहला आपका क्या था, डीएवी कॉलेज था, डीएवी स्कूल था, इसकी स्थापना महात्मा हंसराज ने लाहौर में की थी। अब हम थोड़ा सा आर्य समाज के बारे में विशेष तौर पर समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्य समाज। तो अगर हम आर्य समाज की बात करें तो देखिए, एम्स टू रीस्टैब्लिश द वेदास, ये वेदों को भारत के समाज में फिर से स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि भारतीय समाज वेदों से विमुख हो गया है। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया या शुद्धि आंदोलन चलाया। अब ये शुद्धि मूवमेंट क्या था? देखिए, सब अगर हम सामान्य तौर पर इसको समझने का प्रयास करें तो इन्होंने क्या देखा कि वो हिंदू जो किसी कारणवश डरा धमकाकर या मुस्लिम एरा में या मिडाइवल मध्यकालीन भारत का समय था, मिडाइवल इंडिया था, वो हिंदू जो इस्लाम जिन्होंने ग्रहण कर लिया था और कन्वर्ट कर गए थे, तो वापस उनको अपने फिर से धर्म में लाने के लिए, यानी वो हिंदू जो मुस्लिम बन गए थे उनको फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, एक मूवमेंट चलाया था। उस मूवमेंट का नाम था शुद्धि मूवमेंट। साथ ही साथ अगर हम आर्य समाज के लार्जेस्ट फॉलोइंग देखें तो ये दो जगह पर विशेष तौर पर इसने व्यापक अपने पैर पसारे। पहला वेस्टर्न इंडिया और साथ ही साथ नॉर्दर्न इंडिया। अब ये आर्य समाज विरोध किसका करता है? देखिए, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? पशु बलि की विरोध करते हैं, एनिमल सेक्रीफाइस का विरोध करते हैं। फिर देखोगे कि जो हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा होती है कि घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर श्राद्ध होती है, आर्य समाजी जो होते हैं वो श्राद्ध का भी विरोध करते हैं। आगे चलकर बर्थ बेस्ड कास्ट, जो भारत में एक जन्म के आधार पर कास्ट सिस्टम है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा और शूद्र का बेटा शूद्र होगा, उसका आर्य समाज विरोध करता है। साथ ही साथ अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, यानी जो छुआछूत की भावना है भारत में, उसका भी ये विरोध करते हैं। साथ ही साथ बाल विवाह का या चाइल्ड मैरिज का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य है यूनाइटेड इंडिया बनाना। आगे देखें तो आर्य समाज ने बहुत बेहतर काम किया है फीमेल एजुकेशन में और साथ ही साथ इंटरकास्ट मैरिज में। या हम ये समझ सकते हैं कि आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रहा है। तो दयानंद सरस्वती जी के विचार क्या था कि फीमेल मतलब महिलाओं को शिक्षा दी जाए, साथ ही साथ आप देखोगे कि इंटरकास्ट या अंतर जाति विवाह हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली कुछ शर्तों के साथ इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की भी परमिशन दी थी। तो आर्य समाज की जो आइडियोलॉजी है वो वही आइडियोलॉजी है, विचारधारा है जो दयानंद सरस्वती जी की थी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।